हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 साथीगण आज 5 फरवरी जो कि सेकेंड शिफ्ट में दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और यकीनन दोस्तों अगले वाले मेरे जितने भी साथीगण हैं उनके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे ना तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है ना। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो बेसिकली दोस्तों झारखंड की। हमेशा दोस्तों आपके द्रौपदी मुर्मू जो कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों ये एक बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये कई बार का क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री राज्यपाल बेसिकली द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने से पहले हुआ करती थी। अगर मैं बात करूं कि वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल और उड़ीसा की आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू थी। वह भारत के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित होने वाली पहले अनुसूचित जाति का पहला सदस्य थी। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने आधिकारिक तौर पर उन्हें 2022 के राष्ट्रपति पद की दौड़ के लिए दोस्तों नामित किया था। तो ये पॉइंट आपके एसएससी जीडी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही का अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता के अनुसार सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य तो बेसिकली राजस्थान आ जाएगा, जिसमें से दोस्तों 16.68% का गैप आया था। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी में खूब क्वेश्चन पूछा गया। मैं इसी वीडियो के सेक्शन में दोस्तों जनगणना से संबंधित 2021 से लेकर 24 तक जितने भी आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था मैंने अपलोड किया दोस्तों। बहुत ऐसे मेरे साथीगण जाके देखा भी है और आप भी जाके देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जनगणना से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मैंने बताया जो आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। सारा का सारा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा है अभी दोस्तों सारा का सारा वही है। अगर साथीगण मैं बात करूँ कि पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अधिक अंतर वाला राज्य बेसिकली राजस्थान है। भारत में साक्षरता दर आसमान और इसी भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में से है। अगर मैं बात करूं कि आपके एग्ज़ाम में हमेशा 2011 और 2001 इनके बीच का दोस्तों आंकड़ा पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य तो केरल आ जाएगा, और सबसे कम की मैं बात करूं तो बिहार आ जाएगा, और यूटी की बात करूं तो लक्षद्वीप आ जाएगा। और साथीगण हमेशा आपके एग्ज़ाम में साक्षरता से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा तो बेसिकली बिहार, और सबसे कम में बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश। हमेशा आपके एग्जाम में अरुणाचल प्रदेश से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, तो बेसिकली दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, और इस पॉइंट को याद रखना है। साथीगण अगला क्वेश्चन है कि अटॉर्नी जनरल किसको सलाह देता है? तो बेसिकली भारत सरकार को अटॉर्नी जनरल सलाह देता है, और हमेशा दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत सरकार को कानूनी मामले में बेसिकली सलाह देता है। राष्ट्रपति को संविधान एवं विधि से जुड़े विषयों पर इन्होंने काम करता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में सरकार के पक्ष को रखता है, और इनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 76 में महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल के बारे में दोस्तों कहा गया है, और कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है। साथीगण अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम है? तो मूरा मौर्य आ जाएगा। हमेशा दोस्तों आपके मौर्य वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों 322 से लेकर 298 बीसी तक जो कि कार्यकाल रहा था। और अगर मैं बात करूं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दोस्तों आपका बिंदुसार आया, फिर जाके अशोक आया। अशोक की मैं बात करूं तो 269 से लेकर 232 तक कार्यकाल रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है आपके चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने 25 साल की छोटी उम्र में पाटलिपुत्र पर नंद वंश के अंतिम शासक जो कि घनानंद से कब्जा कर लिया, और इसी कार्य में उनकी सहायता कौटिल्य ने की थी, और जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है। हमेशा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन साथीगण की प्रथम पंचवर्षीय योजना का बेसिकली शुरुआत कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। अगर साथीगण में बात करूँ स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 में अपना पहला पंचवर्षीय योजना शुरू किया था। और बेसिकली दोस्तों जो पहला पंचवर्षीय योजना है ना हैरड डोमन मॉडल पे आधारित था, और हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा जो आपकी पंचवर्षीय योजना था जो महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। दोस्तों आपके एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मैंने दोस्तों 2021 से 2024 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा गया
दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, जाके आप देख लीजिएगा दोस्तों। एक ही क्लास में रामबाण आपके लिए मैंने क्लास बना चुका हूँ। अगर साथीगण मैं बात करूँ जो तीसरा पंचवर्षीय योजना है, तो बेसिकली दोस्तों आपके हमेशा इंपॉर्टेंट बनता है कि सबसे विफल पंचवर्षीय योजना कौन रहा, तो तीसरा पंचवर्षीय योजना रहा। आपके एग्जाम में पांचवा पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता भारत योजना, तो बेसिकली पांचवा पंचवर्षीय योजना। सर आपके एग्जाम में 12वीं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे पंचवर्षीय योजना जो खत्म होने से पहले ही बंद कर दिया था, तो बेसिकली 12वीं पंचवर्षीय ने 2012 से 2017 के बीच में, उसे 2015 में ही रोक दिया था और इन्हीं के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। तो हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है, तो बेसिकली 91.4 मीटर आपको याद रखना है। जिस स्थान पे हॉकी को चुनौती दी जाती है वहाँ 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है। हमेशा दोस्तों आपकी जो कल का जो एग्जाम होता है उसमें बास्केटबॉल से क्वेश्चन पूछ लिया कि उसका मैदान की चौड़ाई और लंबाई कितना होता है, तो दोस्तों आज आपकी हॉकी से क्वेश्चन पूछ लिया। तो बेसिकली दोस्तों जितने भी आपकी क्रिकेट से स्पोर्ट्स से संबंधित दोस्तों उनके मैदान की लंबाई, फुटबॉल की, या फिर दोस्तों आपकी गेंद की वजन कितना होता है, आप दोस्तों ध्यान देना है ना, आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस सीमा को मैदान पर चिन्हित किया जाता है और छोटी रेखाओं को बैकलाइन के रूप में भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि इस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई थी, तो आपके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो बम्बई में हुआ था ना, उसी में दोस्तों आपके भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुआ था और बेसिकली ये आपके 1942 में हुआ था। अगर मैं बात करूं दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को ही दोस्तों अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन से क्रांति शुरू हुआ था, तो बेसिकली दोस्तों भारत छोड़ो अधिवेशन शुरू हुआ था। तो ये भी आपके एग्जाम में पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही अगर मैं बात करूँ कि इस आंदोलन का मकसद भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को ख़त्म करना था। इस आंदोलन की शुरुआत मुंबई के आने की ग्वालियर टैंक के मैदान से हुआ था। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है ना, बेसिकली दोस्तों आपके कहाँ से शुरू हुआ था, तो मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था। अगर मैं बात करूँ कि इस आंदोलन में गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था, ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि किस आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, तो बेसिकली भारत छोड़ो आंदोलन में। और इस आंदोलन में देश भर के युवा कार्यकर्ताओं ने हड़ताल और तोड़फोड़ भी किया था। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि टाइम आउट बेसिकली किस खेल से संबंधित है, तो आपके क्रिकेट से संबंधित है। अगर मैं बात करूं दोस्तों क्रिकेट में टाइम आउट कब होता है, जब कोई नया बल्लेबाज निर्धारित समय आमतौर पर 3 मिनट के भीतर पिच पर नहीं आता तो उसे टाइम आउट करा दिया जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और बेसिकली आपके जो आपने एक मैच देखा होगा दोस्तों, शायद बांग्लादेश के बीच में मैच हुआ था ना, तो उसमें से दोस्तों बांग्लादेश के जो कैप्टन था उन्होंने टाइम आउट करवा दे दिया था, जिसके कारण से बल्लेबाज को वापस पवेलियन की ओर लौटना पड़ा था। तो ये आपको पॉइंट रखना कि टाइम आउट बेसिकली आपकी क्रिकेट से संबंधित है, जो आपके आईसीसीआई के नियम 40.1 के तहत आता है। अगर मैं बात करूँ साथीगण की अगला क्वेश्चन की जो कुचेला पूरम गाँव में से किस नृत्य की उत्पत्ति हुई थी, तो बेसिकली कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी बेसिकली आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। हमेशा दोस्तों आपके 8 शास्त्रीय नृत्य इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ कथकली तो केरला में, और मोहिनीअट्टम ये भी केरला में। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कथक तो बेसिकली आपके यूपी में आ जाएगा, ये भी पॉइंट याद रखना है। अगर मैं बात करूँ सतरिया आपकी असम में, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ये जितने भी 8 के 8 आपके शास्त्रीय नृत्य है उनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान देना है। अगर मैं बात करूँ साथीगण की कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। कुशलावासी नर्तकों में से एक समूह को संदर्भित करता है जो प्रदर्शन करने के लिए गाँवों की यात्रा करते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कशलापुरी गांव से निकलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि उत्तर भारत के राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है, तो बेसिकली केरल में। और बहुत इंपॉर्टेंट ये केरल बनता है आपके जनगणना से संबंधित। उत्तर भारत के राज्यों में केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल की साक्षरता दर बेसिकली 93.91%। इस पॉइंट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें से पुरुष की मैं बात करूँ तो 96.11% है और महिला की दोस्तों 92.7%। ये 3 पॉइंट दोस्तों आपको तीनों के तीनों पॉइंट याद रखना दोस्तों। आपके एग्जाम में हमेशा केरल से साक्षरता दर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से केरल की पूरा ओवरऑल तो 93.91, अगर मैं बात करूँ मेल तो 96.11 और फीमेल 92.7% आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फसल
करके आया था, कितनी लागत का कितना गुना मिलेगा, जो एमएसपी के बारे में बताया गया था। तो बेसिकली दोस्तों इनका फुल फॉर्म ही पूछा था, तो न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एमएसपी का उद्देश्य किसानों को उनकी फसलों के लिए एक न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करना था, ताकि उन्हें उचित मूल्य मिले और बाजार में अनिश्चितता से बचा सके। और ये दोस्तों आप सबका आज के शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, और अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना, है ना। कम समय में दोस्तों आज के थोड़ा जितने भी मुझे क्वेश्चन मिल पाया मैंने रिव्यू किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका, आते हैं दिल से धन्यवाद, है ना। थैंक यू सो मच आप सबका दोस्तों।